लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के 2 एजेंट्स पर यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि पीएफआई के असद बदरुद्दीन और फिरोज खान बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। दोनों बांग्लादेश से लखनऊ आए। यह भी पता चला कि पीएफआई के दोनों गिरफ्तार आतंकी ब्लैक बेल्ट धारी हैं। हट्टे कट्टे नौजवानों को पीएफआई के लिए रिक्रूट करते हैं। पुलिस का दावा यहां तक है कि बदरुद्दीन और फिरोज ने यूपी में कई लोगों से मुलाकात की और मंदिर के पुजारी से लेकर हिंदू संगठन के बड़े नेताओं के खात्मे का प्लान बनाया। पीएफआई का यह प्लान कैसे एक्सपोज हुआ, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। पीएफआई के ब्लैक बेल्ट कमांडर, इनका प्लान यूपी बहुत डेंजर। के प्लान्स बड़े थे और ये लगभग हर जिलों में कोशिश कर रहे हैं कि इनके स्क्वाड्स ऑर्गेनाइज हों। उन स्क्वाड्स को ट्रेनिंग देना, उनको वेपनाइज करने का भी प्रयास कर रहे थे ताकि वो डिसरप्टिव एक्टिविटीज कर सकें। पीएफआई के कमांडर का टारगेट बहुत बड़ा था। इनके टारगेट पे कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो विवेचना के दृष्टिकोण से अभी बताना उचित नहीं है। इसके जो साक्ष्य मिले हैं और उसमें फर्दर विवेचना चल रही है, लेकिन इनके मंसूबे अच्छे नहीं थे और अगर ये अपने मंसूबों में कायम हो जाते तो भारी पैमाने पे हिंसा हो सकती थी। पीएफआई का रिक्रूटमेंट प्लान, बॉडी बिल्डर लड़कों का इंतजाम। स्क्वाड्स तैयार कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों को ये चुनेंगे, जिनको मोटिवेट करेंगे, वो फिजिकली फिट तो होंगे ही, तभी उनसे ये काम ले सकते हैं। और उनको ट्रेनिंग देना, उनको वेपनाइज करना उन स्क्वाड्स को, ये सब काफ़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं और इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं सोसाइटी पे। ये सोशल फैब्रिक को डिसरप्ट करने का इनका पूरा प्रयास था। लखनऊ से पीएफआई के असद बदरुद्दीन और फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद यूपी में पॉपुलर फ्रंट का दंगा प्लान एक्सपोज हो गया है। इनकी डेंजरस साजिश के पर्दाफाश के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। ग्रुप का मुख्य उद्देश्य नए उम्र के बच्चों को मेंटल ब्रेन वॉश करके उनको हिंसा के लिए तैयार करना था। यूपी में पीएफआई का दंगा प्लान कैसे फेल हुआ, इनके हिट लिस्ट में कौन कौन हिंदू नेता थे, पीएफआई की बसंत पंचमी पर हिंसा फैलाने की साजिश कितनी बड़ी थी, इसकी फुल डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले यूपी में इनके रिक्रूटमेंट प्लान को जान लीजिए। असद बदरुद्दीन और फिरोज खान दोनों पीएफआई एजेंट ब्लैक बेल्ट हैं। दोनों एजेंट जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के संपर्क में थे। दोनों बांग्लादेश से लखनऊ पहुंचे। हिंसा फैलाने के साथ साथ इनका मकसद यूपी में पीएफआई का नेटवर्क मजबूत करना है। पहले ये मजबूत कदकाठी वाले लड़कों को पीएफआई में शामिल करते हैं, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें दहशत फैलाने के लिए तैयार करते हैं। नए लड़कों को, यंग लड़कों को जो अपने कार्य के लिए मोटिवेट करने के लिए ये अपनी आइडियोलॉजी का सहारा ले रहे थे। ये आइडियोलॉजी लगभग उसी प्रकार की है, इनकी इंडोक्ट्रिनेशन लगभग उसी प्रकार की है जैसी कभी सिमी की हुआ करती थी। लेकिन अभी इस पर कुछ कहना इमैच्योर होगा। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत काम करना बाकी है। यूपी एसटीएफ और एटीएस ने अब तक की जो पूछताछ की है उसमें इस बात की जानकारी मिली है कि ये लोग दरअसल उन युवाओं को टारगेट करते थे जिनको आसानी से बरगलाया जा सके। साथ ही इनका मकसद बड़ा इम्पैक्ट करना था, यानी कि किसी भी जगह इस तरीके की दहशत फैलाना जिससे आसपास का न सिर्फ माहौल खराब हो बल्कि पूरे समाज में एक युद्ध जैसी स्थिति बनाई जा सके। और यही वजह है कि ये हट्टे कट्टे मजबूत लोगों को अपने गिरोह में जोड़ने का काम कर रहे थे ताकि आसानी से अपने सभी मंसूबों पर एग्जीक्यूशन करा सकें। लेकिन इससे पहले कि ये कोई बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग हिस्सों में रचते, यूपी एसटीएफ ने इनको दबोच लिया है। बदरुद्दीन और फिरोज ने लखनऊ सहित यूपी भर में अपने एजेंडे से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की थी। यही नहीं, देश के ज्यादातर शहरों में ये दोनों घूम चुके हैं। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई को प्रतिबंध लगने का डर है, इसलिए वो 25-25 लोगों के स्क्वाड बनाए हुए हैं। उन्हें हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पीएफआई की स्ट्रैटेजी का मकसद है अगर संगठन के आका पकड़े जाएं, फिर हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी नीचे के लोग जारी रखें। यूपी एसटीएफ का कहना है कि बदरुद्दीन खुद को
पीएफआई का मिलिट्री कमांडर बताता है। बदरुद्दीन और फिरोज दोनों का काम ये था कि राज्यों में जिले जिले जाएं, वहां हट्टे कट्टे युवकों की पहचान करें, उनका ब्रेन वॉश करें और फिर उन्हें संगठन में शामिल करें। एक तरह के हिट स्क्वाड ये लोग बना रहे थे। पुलिस ये कह रही है कि 25-25 लोगों का ये हिट स्क्वाड होता था और उनको एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियार चलाने की तो दी ही जाती थी, साथ में ये भी दी जाती थी कि अगर पीएफआई के संगठन के ऊपर के लोग पकड़े जाएं तो ये नीचे के जो लोग हैं ये संगठन को आगे बढ़ाएं। अब तक यूपी पुलिस ने 125 पीएफआई के मेंबर्स को अरेस्ट किया है और पुलिस को ये उम्मीद है कि ये दोनों लोग जो पकड़े गए हैं इनसे जब पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज और खुलेंगे। पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली है कि पीएफआई ने केरल के अलावा 2 और राज्यों में अपना जाल फैला लिया है। साथ ही साथ 3 राज्यों में ट्रेनिंग कैंप चलाने के इनपुट मिले हैं। ये संगठन पूरे देश भर में माहौल खराब करना चाह रहा था। सूत्रों की माने तो सिमी का नया रूप बन गया है पीएफआई, और जिसको लेकर के यूपी एसटीएफ समेत तमाम एजेंसी देश भर में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एजेंसी को भरोसा है जैसे जैसे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, नए और चौंकाने वाले खुलासे निश्चित तौर पर सामने आ सकते हैं। यूपी में पीएफआई अपने नेटवर्क को कैसे फैलाने में लगा है, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से सुन लीजिए। सिमी के बैंड होने के बाद से इस तरह की संस्थाएं आई हैं, लगातार इस पे हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को जैसे सीएए के दौरान या हाथरस कांड हुआ था उस दौरान जहां कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तो उस माहौल को गड़बड़ करने में ये अपना कोशिश करते हैं। जैसा हाथरस कांड हुआ था तो हाथरस में भी इनके साथी पकड़े गए थे और उस समय भी इन्होंने पुलिस को ब्लेम किया था, लेकिन आज तक उनको माननीय न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो हमारे पास इस केस में भी साक्ष्य हैं और हम लोग देख रहे हैं कि पुराने केस से इनका कैसे लिंक है। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 आतंकियों असद बदरुद्दीन और फिरोज खान को लखनऊ से अरेस्ट किया। पीएफआई के ये एजेंट यूपी के कई शहरों में बम ब्लास्ट की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। यूपी एसटीएफ ने असद बदरुद्दीन और फिरोज खान को भारी विस्फोटकों के साथ लखनऊ के कुकरेल पिकनिक स्पॉट से अरेस्ट किया। ये कुकरेल पिकनिक स्पॉट है लखनऊ का, चारों तरफ यहाँ घने जंगल हैं। यूपी एसटीएफ कह रही है कि मुखबिरों से पता चला था कि पीएफआई के ये 2 सदस्य यहाँ जो कुकरेल तिराहा है और गढ़ी रोड जाने वाली सड़क है वहाँ पर अपने साथियों से मिलने वाले हैं और वसंत पंचमी और उसके आसपास हिंदूवादी संगठनों पर वो आतंकी हमला करना चाहते हैं, बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं। तो यूपी एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची थी। एसटीएफ को पहले ये पता चला था कि ये दोनों 11 तारीख को ट्रेन से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बहुत सारी ट्रेन में तलाशी भी ली थी यूपी एसटीएफ ने, लेकिन ये दोनों पुलिस के हाथ नहीं आए थे। कल इन जंगलों में यूपी एसटीएफ ने इन्हें पकड़ा है और एसटीएफ का कहना है कि यहीं से उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। जो इनके ट्रैवल की हिस्ट्री मिली है और जो रेलवे के टिकट्स मिले हैं इनके पास से जिस पे इन्होंने ट्रैवल किया है, इन्होंने लगभग पूरे कंट्री में अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल किया है और जो इनसे बातचीत में, इनसे इंट्रोगेशन में जो बातें प्रकाश में आई हैं उससे ये जानकारी हुई है कि ये सभी जगह स्क्वाड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दंगे भड़काने में भी इनकी साजिशें काफ़ी इस बात के प्रमाण मिले हैं। कई स्थानों पर जो दंगे हुए उनको कराने वाले लोग, उनके लिए उसमें अक्यूज लोगों से इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी रहे हैं। इनका यूपी आने का प्लान कितना बड़ा और खतरनाक था, इनसे बरामद हुए हिंसा फैलाने के साजो सामान से साफ हो जाता है। इनके पास से 16 हाई एक्सप्लोसिव, बैटरी डेटोनेटर और वायर, 32 बोर पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 1 पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 1 मेट्रो कार्ड, 12 रेलवे टिकट, 4800 रुपए कैश बरामद हुए हैं। जो विस्फोटक मिले वो किस तरह के थे, कितना बड़ा ब्लास्ट कितनी जगह कर सकते थे, जो जितनी तादाद में मिले हैं? ये तो हाई एक्सप्लोसिव है, कॉर्डेक्स वायर भी मिला है, डिटोनेटर भी मिला है और ये अगर किसी क्लोज्ड स्पेस में किया जाए तो कितने भी जनहानि हो सकती थी।
तो ये अभी से आकलन, ये सभी चीज़ें कि किस स्थान पर ब्लास्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितना क्राउडेड है। तो एक बहुत बड़े मॉड्यूल का जो है खुलासा हुआ है। यूपी को दहलाने की आतंक की साजिश की जांच अब यूपी एटीएस करेगी। बदरुद्दीन फिरोज के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने दोनों पीएफआई एजेंट को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस इनके खतरनाक प्लान से जुड़ी खुफिया जानकारी उगलवाने की कोशिश करेगी। इनके टारगेट पर कितने मंदिर के पुजारी से लेकर हिंदू संगठनों के कितने बड़े नेता थे, सब पता लगाएगी। अगर यूपी एसटीएफ के सूत्रों पर यकीन करें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पीएफआई के दोनों गिरफ्तार सदस्य बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के पुजारी से लेकर के ये बड़े धार्मिक संगठनों के नेताओं को कुछ ही दिनों में टारगेट करने वाले थे और इसके लिए बसंत पंचमी के आसपास का मौका चुना गया था। लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, मुखबिर के जरिए यूपी एसटीएफ को इसकी भनक लग गई। लेकिन जिस तरीके से ये धार्मिक संगठन के नेताओं को टारगेट करने में लगे हुए थे, देश भर की यात्राएं कर रहे थे, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने एग्जीक्यूशंस को लेकर के ये कितने ज़्यादा श्योर होना चाहते थे। यही वजह है कि बांग्लादेश से लौट करके इन्होंने रेकी उन सभी जगहों की कर ली थी जहां पे इन्हें दहशत फैलाने की दिशा में आगे बढ़ना था। एसटीएफ के सूत्र तो बता रहे हैं कि अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि इनकी प्लानिंग चाकुओं से गोदकर हत्या करने की थी। दोनों आतंकियों ने एक्सप्लोसिव कहीं दिया या नहीं, इसकी जांच हो रही है। यूपी में अब तक 123 पीएफआई एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं गिरफ्तार एजेंटों से बदरुद्दीन और फिरोज से जुड़ी लीड मिली थी। पुलिस की माने तो बदरुद्दीन और फिरोज तक यूपी एसटीएफ को पहुंचाने का काम रऊफ शरीफ ने किया, जो पीएफआई का है और जो हाथरस में दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब बदरुद्दीन और फिरोज एसटीएफ के पास है। एटीएस जांच कर रही है। बड़े बड़े हिंदू संगठन के नेताओं पर ये हमला करना चाहते थे, ऐसा यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस कह रही है। दूसरी तरफ अपने 2 सदस्यों की गिरफ्तारी पर पीएफआई ने सीबीआई जांच की मांग की। पीएफआई ने प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस पर झूठे आरोप में बदरुद्दीन और फिरोज को फंसाने का इल्जाम लगाया। पीएफआई के मुताबिक दोनों संगठन के विस्तार के काम से बंगाल और बिहार गए थे। पीएफआई के मुताबिक यूपी पुलिस ने दोनों को 11 फरवरी को यूपी से कहीं से पकड़ लिया, लेकिन उनकी गुमशुदगी की सूचना देने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। हालांकि पीएफआई के इन इल्जामों पर यूपी पुलिस के आला अफसर क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं हम माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जैसे हमने मथुरा के केस में किया था, यहाँ भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न्यायालय में करेंगे। आगे जैसी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। यूपी में सीए के विरोध में हुई हिंसा के बाद पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। सूबे में पहली बार जिस तरह जम्मू कश्मीर के तर्ज पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाला था। और अब यूपी में पीएफआई के फैलते जाल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, हट्टे कट्टे नौजवानों को अपने रडार पर लेकर उन्हें संगठन में शामिल करना, हथियारों की ट्रेनिंग देना और सबसे बड़ी बात हिंदू संगठनों के नेताओं को अपने टारगेट पर लेना, ये सब पीएफआई के बेहद खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यूपी में पीएफआई के एक स्लीपर सेल को पकड़ने की है, उनके फन को कुचलने की है, ठीक वैसे ही जैसे बदरुद्दीन और फिरोज को पकड़ा गया। आज दुनिया के 24 मुल्कों ने कश्मीर की नई तस्वीर देखी। 370 मुक्त कश्मीर कितना बदला, ये कश्मीर में घूम घूम कर जाना और उनके मुंह से वाह ही निकला। कश्मीर पर जितना भी दुष्प्रचार किया गया, जितनी अफवाहें फैलाई गई, एजेंडा चलाया गया, उसका जवाब आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मिल गया। कश्मीर के नाम पर कौन क्या क्या अफवाह फैला रहा है, क्या क्या कह रहा है और कश्मीर का 100% सच क्या है, इसकी डिटेल इंटरनेशनल रिपोर्ट आज कई लोगों के एजेंडा को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगी। जो कश्मीर के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जो सरहद पार कश्मीर को तोड़ने की साजिशें रचते हैं, उनको आज के कश्मीर को गौर से देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 14 फरवरी को ट्वीट करते हैं कि उनको, उनकी बहन को और पूरे परिवार को फिर से नजरबंद कर दिया गया। साथ में उन्होंने घर के बाहर खड़ी सशस्त्र बलों की वैन की तस्वीर भी पोस्ट की। लेकिन इसी दौरान उमर अब्दुल्ला का स्कीइंग करते हुए वीडियो सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर उमर कितने मजे से स्कीइंग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि उमर के नजरबंद के दावे की सच्चाई क्या है। उमर के ट्वीट करने के कुछ देर के बाद ही श्रीनगर पुलिस ने भी ट्वीट किया। इसमें लिखा,
पुलवामा के लेथपुरा में हुए खूंखार आतंकी हमले की दूसरी बरसी है। ऐसे में पुलिस यह प्रयास कर रही है कि कोई हिंसा की वारदात न हो। पुलिस ने कहा कि कुछ प्रतिकूल खुफिया सूचनाओं के कारण वीआईपीज और सुरक्षा घेरे में रहने वाले लोगों को आवाजाही न करने की सलाह दी गई है। इसके जवाब में उल्टा उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर उमर अब्दुल्ला अपना स्कीइंग करते हुए वीडियो पोस्ट करते, कश्मीर की शांति और विकास की तस्वीरें दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, कश्मीर कितना बदला है यह अब पूरी दुनिया को पता लग चुका है। आज यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन 2 दिन के कश्मीर दौरे पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। हम इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पे मौजूद है। 20 मेंबर्स का यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन जो है आज से 2 रोज़ा दौरे कश्मीर पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का 20 मेंबर्स का डेलीगेशन है जो एयरपोर्ट से निकलकर अब सीधा जो है बारामूला के मागम डिग्री कॉलेज जाएंगे, जहां पर वो स्टूडेंट्स से जो है मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये डेलीगेशन जो है श्रीनगर के ललित होटल में सबसे पहले हाल ही में जो सक्सेसफुल डीडीसी चुनाव हुए हैं, डीडीसी चुनावों के मेंबर से जो है एक मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ बीडीसी जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। और इस पूरे 2 दिन के दौरे पर ये डेलीगेशन जो है हजरत बल दरगाह का भी दौरा करेंगे। तो आर्टिकल 370 हटाया जाने के बाद ये तीसरा डेलीगेशन जो है कश्मीर पहुंच चुका है। खासकर हाल ही में जो डीडीसी चुनाव हुए हैं जिसमें काफ़ी अक्सरियत में लोगों ने हिस्सा लिया है, सक्सेसफुल चुनाव रहे हैं। और हाल ही में 4G रेस्टोरेशन कश्मीर में हुआ है, उसके बाद ये पहला अहम दौरा माना जा रहा है। हालांकि इस डेलीगेशन की मुलाकात जो है ट्रेडर्स बॉडी से भी होगी, जो कश्मीर की असल सूरत हाल है उसका जो है यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। तो यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन में चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, EU, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी, एरिट्रिया, आइवरी कोस्ट, घाना, सेनेगल, मलेशिया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान के डिप्लोमेट शामिल हैं। इस डेलीगेशन को यूरोपीय यूनियन के भारत में राजदूत उगो एस्टूडो लीड कर रहे हैं। फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर भी टीम का हिस्सा हैं। डेलीगेशन सबसे पहले बडगाम जिले के मगम ब्लॉक पहुंचा, जहां उन्हें पंचायती राज और लोगों की समस्याओं का हल कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे पंचायत के लोग गांव के घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। I came for the first time this day and मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ आकर सरकार से काफी खुश हूँ। यहाँ पर पिछले साल जो कुछ हुआ उससे यहाँ पर लोकतंत्र आ गया है। हमें जो नजर आया यहाँ पर लोकल लेवल पर लोग राजनीति में काफी आगे बढ़ रहे हैं। जिले के लेवल पर हो या फिर ब्लॉक लेवल पर या फिर तहसील स्तर, काफी इम्प्रेसिव बात है। और ऐसा ही कुछ बोलोविया में भी हो रहा है। अगले महीने हमें वहां चुनाव करवाने हैं। we have to have elections next March. जहाँ तक हमारे सिस्टम का ताल्लुक है, पंचायती राज के हवाले से ही उन्होंने हमारे साथ बातें की। हमने इनको यही बताया कि जो डेवलपमेंट है तो हमारे इस प्रोग्राम से हम चाहते हैं कि जो हमारा एजेंडा है इस रूरल डेवलपमेंट के हवाले से देहाती तरक्की हो, उसमें मतलब चूँकि ये हमारा ज़िले बडगाम बहुत ही पसमानदा है, यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली और पानी के हवाले से हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वही हमने जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है जिसकी वसातत से मैं यहाँ चेयरपर्सन बना हूँ, तो उनके साथ हमारा यही डिस्कस हुआ कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स क्या हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ क्या हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। तो उस हवाले से हमने उनको वाकिफ़ कराया कि इसके बाद 20 सदस्यों वाला ये डेलीगेशन ललित होटल पहुंचा। डेलीगेशन जो 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, मागम से आप सीधा जो है ललित होटल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उनका काफिला है जो होटल ललित ग्रीन में पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये डेलीगेशन जो है डीडीसी और बीडीसी मेंबर्स के अलावा ट्रेडर्स बॉडी और जर्नलिस्टों से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह अब तक तीसरा यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन है जो कश्मीर के दौरे पर है, लेकिन ये दौरा जो है काफ़ी
ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल करके डीडीसी मेंबरों को चुना था, और हाल ही में 4G की जो बहाली हुई थी उसके बाद ये पहला ऐसा दौरा है। और ये डेलीगेशन जो है कश्मीर में जिन लोगों से बात करेंगे, यहाँ की जो असल सिचुएशन है उसको जानने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दी जाएगी कि कश्मीर में और हालातों को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये काफिला जो है बडगाम बारामुल्ला का जो मागम इलाका है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स और डीडीसी के मेंबर्स से वहाँ मुलाकात करके अब ये ललित होटल पहुँच चुका है। यहाँ पर भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स और डीडीसी के जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात होगी, और साथ ही साथ ये डेलीगेशन जो है सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कश्मीर के हालात कितने बदल गए हैं इसकी गवाही ये मंदिर दे रहा है, जो पिछले 31 साल से बंद था, मगर अब यहाँ पर बाकायदा पूजा हो रही है, भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में स्थित ये शीतलनाथ मंदिर है। जब घाटी में आतंकवाद की शुरुआत हुई और हिंदुओं की हत्याएं शुरू हुई, उस वक्त शीतलनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन 31 साल बाद एक बार फिर मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं। कश्मीर बदल गया है। हर साल यहाँ पे ये हवन होता था, फंक्शन होते थे, बहुत सी गैदरिंग होती थी यहाँ पे, सारे लोग आते थे यहाँ, मोहल्ले के आउटसाइड, मोहल्ले से बाहर से भी आते थे ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो फिर मिलिटेंसी की वजह से तो ये बंद हो गया, और यहाँ पे जितने भी हिंदू रहते थे वो बाहर चले गए, तो इसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, तो नेचुरली ये तो बंद पड़ा था। ये जगह जो आप यहाँ पे आए हैं, इसका नाम है शीतलनाथ भैरव मंदिर, और जो आप ये दाएं बाएं आप नज़र मारेंगे, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है ये सारी शीतलनाथ मंदिर की है। इवन इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, हिंदू हाई स्कूल, और वो मार्टंड की बिल्डिंग है, ये भी प्रॉपर्टी है सारी शीतलनाथ मंदिर। अब आप यहाँ पे, हम आज यहाँ पे 31 साल के बाद आए हैं, क्योंकि हमें भैरवनाथ ने बोला कि नहीं आपको आना है, आपने मेरे दरवाजे खोलने ही खोलने हैं। ये उसी की कृपा से हमने उनके दरवाजे खोल दिए। कश्मीर के हालात जितने बदले हैं, यहाँ जितनी शांति है, पाकिस्तान की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ये यूरोपियन डेलीगेशन का चौथा दौरा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खासा हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के प्राइम टाइम में तो बस यही छाया हुआ है। 20 यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों को, सफारतकारों को मकबूजा कश्मीर का दौरा कराने का ऐलान किया है। जायज़ा लेंगे कि आखिर भारत ने कौन सा नाटक किया है कि इतनी हिम्मत कर रहा है। भारत अब उसने फैसला किया है, पता नहीं कैसे फैसला किया है, ये तो आप ही अंदर की बात बताएंगे कि 20 यूरोपीय सफारतकारों को मकबूजा कश्मीर दिखाने का फैसला किया है। भारत की तरफ से यूरोपीय यूनियन के मकबूजा कश्मीर का जो 3 रोज़ा गाइडेड दौरा है, इसको आप किस नज़र से आप देखते हैं? आप नहीं समझते कि ये आलमी दुनिया को गुमराह करने की एक और साजिश है? तो फिर ऐसे दौरों से क्या वाकई दुनिया की कोई राय बदल सकती है? थैंक यू शादिया। देखिए, ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, और हिंदुस्तान एक नैरेटिव लेके चल रहा है जहां वो दुनिया को ये तासर देना चाहता है कि वहां तो बिल्कुल अमन है। अगर अमन है तो वहां 9 लाख फौज क्यों रखी हुई है, 18 मंथ कर्फ्यू क्यों नाफिज किया हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस जो उनके असेंबली का खत्म किया हुआ है उसको बहाल क्यों नहीं करते, वहां की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको रिहा क्यों नहीं करते, उनको जेलों में क्यों डाला हुआ है। पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? पाकिस्तान एक तो जो अपना डिप्लोमेटिक मनूवर उन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो करें, वो उसको जारी रखना है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि चाइना की मदद से उन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए, और वहां पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और यूएन ऑब्जर्वर्स की डिप्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उनके विजिट की बात होनी चाहिए। कश्मीर में भारत का स्टैंड सही है और दुनिया भी ये मानती है, और अब तो पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं। कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकता। मुझे हैरत होती है कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क भी आप देखें, यानी ये बड़ा आसान है कि वी क्रिटिसाइज इंडिया ये कर रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैं नाकामी तो लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जिसाहत नहीं कर सकता, या जो यानी हमारा बयानिया
जो इंडिया के बारे में वो इवन हमारे बरादरी इस्लामी मुल्क एक्सेप्ट नहीं करते। यानी आप जो जिस इस पर्टिकुलर वाक़े की कर रही हैं ना, वो आप यही देखें कि लास्ट सितंबर में क्या हुआ था। एक सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन हम पास नहीं करा सके, मजम्मती रेजोल्यूशन नहीं, यानी कि ये करारदाद इसमें रखी जाए। तो ये जो मैंने कहा ना कि नारेबाजी होगी कि हम कहें ये भारत का ये करा, भारत का खात्मा, और जो कितने भी कहें कम है। लेकिन थोड़ा इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो वज़ारत ख़ारजा के बाबू हैं, जिनकी माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो हमारे सफ़ीर हैं ख़ातून में, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क का केस और ख़ातून कश्मीरियों का केस इतनी बुलंद आवाज़ से क्यों नहीं उठाते कि इंटरनेशनल फोरम्स में जो है वो इंडिया आइसोलेट हो। आप उल्टा हमें वो आइसोलेट कर देता है। जैसे मैंने कहा कि जब इवन ये इसराइल का इशू आया, पाकिस्तान में पसरा मातम इस बात का सबूत है कि कश्मीर में अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है जो पूरे हिंदुस्तान को सुकून देती है। और आइए कश्मीर से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ हावड़ा में आज हालात बिगड़ते बिगड़ते बच गए। वजह बनी देवी सरस्वती की एक मूर्ति, जिसे देर रात कुछ लोगों ने तोड़ दिया। सुबह इस इलाके में हिंदुओं का एक तबका सड़क पर उतर आया और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी करने लगा। इसके बाद हावड़ा की इस सड़क पर पुलिस भी आ गई। इंडिया टीवी की टीम भी ऑन द स्पॉट पहुंची और फिर जो कुछ हुआ मनीष भट्टाचार्य की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सरस्वती पूजा को लेकर पहले पश्चिम बंगाल में सियासत हो रही थी, लेकिन अब बखेड़ा खड़ा हो गया है और तनाव भी हो गया है। 24 घंटे नहीं बीते हैं कि सरस्वती पूजा को लेकर अब आप देखिए बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि हावड़ा में जिस जगह सरस्वती पूजा हो रही थी वहां पर मूर्ति को खंडित कर दिया है। उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए आरोपी को यहां पर रोड जाम कर दिया है लोगों ने। ये जय श्री राम के नारे यहां पर लग रहे हैं और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। किस लिए सड़क पे बैठे आपने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर क्यों रोड क्यों ब्लॉक कर दिया? कल रात में हम लोग का सरस्वती मूर्ति तोड़ दिया, पानी में फेंक दिया, इसलिए। किसने तोड़ा? हाँ, मुस्लिम ने। उसका कड़ा सजा मिले। एंड ये जो काम हो रहा है इधर हिंदू लोग इधर बहुत डर से रहता है, ठीक है। मुस्लिम लोग उनके ऊपर जब चाहे तब आक्रमण करते थे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब बंद हो, ये सब नहीं होने देना चाहिए। तोड़ा है कितने बजे? ये सुबह भोर में 4 बजे तोड़ा है। दारू वारू पी के वो लोग डांस कर रहा था, ठीक है। तो उन लोग को क्या मर्जी, क्या वो सरस्वती ठाकुर कौन है जिन्होंने तोड़ा है? और उधर का जो मुस्लिम लड़का है, नाम क्या है ये लोग मालूम है, वो तोड़ा है, ठीक है। जलाल बोल के एक मुस्लिम लड़का, वो लड़का ये तोड़ा है। पुलिस ने उसको अरेस्ट करके उठा लिया। पुलिस भी उसके अगेंस्ट अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं लिया। सुनो, আচ্ছা আমাদের আমি যেটা বলছি পুলিশের কাছে যা ডিমান্ড, পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, কানুনি কারবাই যা করা সে কড়া স্টেপ সব নেওয়া হবে। আমরা চাই স্যার ওর শাস্তি হোক। সেটা কোর্ট, আরে আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছি, আমরা নেব। কোইন্সিডেন্ট আমরা কড়া শাস্তির ব্যবস্থায় হচ্ছে, এফআইআর হচ্ছে ওখান থেকে। हमारा जो शिव मूर्ति था वो भी टूट दिया। बड़े हिंदू के ऊपर एफआईआर कर ली। जलाल बल के लड़के उसको अरेस्ट किया है, उसके एफआईआर हुआ है, कोर्ट में भेजना होगा, अभी भेजेंगे, ठीक है। वही अरेस्ट और वो डिमांड हम लोग कर दिया। किसलिए तोड़ा था उसने मूर्ति, कुछ बताया? मूर्ति रात में वो आपस से थोड़ा इधर बात हुआ, ठेला ठेली हुआ, लग गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। और पूजो भी वो चल रहा है, विसर्जन भी हुआ है, एक्शन भी हुआ, पुलिस लिया है, ठीक है। पुलिस का कहना है कि एक्शन लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया है। इनका कहना है कि आमूमन यहाँ पर देखा जाता है कि जब कभी कोई पर्व होता है, हिंदू का पर्व होता है, तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इससे पहले भी शिव पूजा हुई थी तो यहाँ के कुछ लोगों ने मूर्ति को विखंडित कर दिया था, और जब सरस्वती पूजा हो रही है तो 24 घंटे नहीं बीते कि यहाँ पर तनाव का माहौल हो गया है। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, हावड़ा।
बहरहाल बंगाल में अब लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ ये साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आईएसएफ फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा की पार्टी का नाम है। खुद पीरजादा ने इस नए गठबंधन को गेम चेंजर बताया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? फुरफुरा शरीफ के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की मनीष भट्टाचार्य ने। पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमानों की फुरफुरा शरीफ के प्रति प्रगाढ़ आस्था है। बताया जाता है कि 1375 में इस फुरफुरा शरीफ में अबू बकर सिद्दीकी व उनके 5 बेटों की मज़ार बनाई गई थी। अबू बकर सिद्दीकी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इनके असर इसी बात से समझा जाता है कि इस फुरफुरा शरीफ की 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण है। अनाथालय, मदरसा, स्कूल तमाम यहाँ से संचालित किए जाते हैं और इसका महत्व सभी दल अच्छी तरीके से समझती है। और यही वजह है कि इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब फुरफुरा शरीफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सभी दल फुरफुरा शरीफ को अपने दल में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखा है इसके पहले जो ममता दीदी यहाँ सत्ता में आने के पहले फुरफुरा शरीफ के एक तावीज़ लेके हर तकरीर में, हर प्रोग्राम में देखा रहे थे। ये फुरफुरा शरीफ का एक तावीज़ है, हम इस बार ज़रूर सत्ते में आएंगे। आने के बाद हम लोग ये काम करेंगे, 10,000 मदरसा दे देंगे और जो माइनॉरिटी का सचर कमेटी का जो सुपारिश है उसको बास्तवायन करेंगे। ऐसा बोल के बहुत सारे प्रॉमिस किया था, लेकिन दुख की बात है एक भी प्रॉमिस फुलफिल 100% फुलफिल नहीं हुआ। ये देख के हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सिर्फ मुसलमानों का नहीं, फुरफुरा शरीफ हर धर्म का आदमी आते हैं, यहाँ आते हैं, पीर बाबा के दरबार में आते हैं, दुआ मांगते हैं, चले जाते हैं। जैसे बंगाल में जो 10 साल से सिर्फ मुसलमान के ऊपर जो नौकरी, उसका रहने के लिए मकान और शिक्षा के लिए जो सिस्टम है, अभी सिर्फ मुसलमान की तरफ से नहीं कहा जाता है। हर धर्म के आदमी के पास, खास करके दलित और आदिवासी भाई भी सेम सिचुएशन में है मुसलमान के तरफ, जैसे मुसलमान है। इसीलिए हम लोग दलित, आदिवासी, मुसलमान सब पिछड़े वर्ग जो जितना सारी आदमी है सबको लेके इकट्ठा करके हम लोग की आवाज़ उठाए। हम लोग अपने तरफ से पार्टी बनाएंगे, पार्टी भी बना लिया। जो चाहते हैं हम लोग का साथ देने के लिए, जैसे कांग्रेस भी को हम लोग अप्रोच किया, ममता दीदी को भी अप्रोच किया था, सीपीएम को भी अप्रोच किया था, लेकिन ममता दीदी उसको रिजेक्ट किया। अभी भी कांग्रेस और वामपंथी भी अभी है। ममता बनर्जी को आप लोगों ने अप्रोच किया था? हम लोग बोले, हम ऐसा ही बोला आज तकरीर में जी आप आ जाइए हम लोग की तरफ, आप एक साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे और हम लोग का दलित, आदिवासी, मुसलमान का जो हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको हम लोग को दे दीजिए। ममता बनर्जी का क्या जवाब आया? अभी तक कोई नहीं जवाब आया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ वो अब जुड़ के चुनावी मैदान में आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, उनका फैसला सही है? सही है उसका फैसला। अब्बास सिद्दीकी हम लोग के लिए तो बहुत माने जान है। हम उसके लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं हम उसी के लिए हर जगह ये करेंगे। अब आप लोग यहाँ का यूथ क्या मानता है? अब्बास जी ने जो डिसीजन लिया है वो सही है? ओवैसी भी यहाँ पर आए थे। ये नहीं पता क्या डिसीजन लिया, लेकिन इतना पता है बीजेपी और टीएमसी को जाना चाहिए। हमारे मतलब बंगाल से भी टीएमसी जाना चाहिए। ममता कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं पाएगा। क्यों नाराज क्यों हो गए ममता? नाराज है, कोनो उन्नति हो नहीं हमारे मुस्लिम को। भाई साहब के हमारा साथ है रोए। क्यों नाराज हो गए? इस बार जाने वाला है वो हमारा गांव में कुछ कम नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। एलएसी से पीछे हटने को चीन कैसे मजबूर हुआ, इसके पीछे क्या थी भारत की ऑलराउंड मिलिट्री प्लानिंग, जानने के लिए पंकज भार्गव के साथ देखते हैं आगे एक खास रिपोर्ट।